नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। महंगाई से जूझ रही देश की जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल गुरुवार को एलपीजी गैस के दामों में इजाफा हुआ। जानकारी के मुताबिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 3.50 रुपये प्रति सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में 8 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ। आपको बताया दें कि एलपीजी गैस के दामों में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर के दाम देश में लगभग सब जगहों पर 1000 रुपये प्रति सिलेंडर के ऊपर पहुंच गए हैं। बढ़ी हुई कीमतों के बाद दिल्ली में अब घरेलू सिलेंडर की कीमतें 1003 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1029 रुपये के करीब पहुंच गए हैं। चेन्नई में एक सिलेंडर के लिए 1018 रुपये चुकाने होंगे। कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो इनके दामों में हुए इजाफे के बाद दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 2354 रुपये होगी। वहीं कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में ये कीमतें 2454, 2306 और 2507 रुपये होगी। इससे पहले 7 मई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की कमी हुई थी। 8 मई को घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ था। 1 मई को एलपीजी गैस के दाम में 102.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए थे। तो आपको बता दें कि जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है और ये एक बार फिर से घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसके दाम बढ़ाए गए हैं। उसी के साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी इस बार बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से आम जनता एक बार फिर से महंगाई से त्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दाम बढ़ाए गए उसको लेकर अब आम जनता लगातार सरकार से ये मांग कर रही है, ये उम्मीद सरकार से जता रही है कि जल्द से जल्द उनको महंगाई से राहत दी जाएगी। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर अब आम जनता परेशान है। अब इस बार घरेलू सिलेंडर के जो दाम है वो 3.50 रुपये बढ़ाए गए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो 8 रुपये बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से अब कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने की वजह से बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन की वस्तुएं हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो सब्जियां हो, तमाम चीज़ों पर महंगाई की मार पड़ सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल डीजल में इजाफे की वजह से और इसके साथ कमर्शियल जो सिलेंडर है वो जब बढ़ा है तो अब खाने पीने की चीज़ें जो है वो बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से लगातार अब आम जनता पर ये सीधा उनकी जेब पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि एक महीने में ये लगातार दूसरी बार है जब गैस के दाम बढ़ाए गए हो। वहीं दिल्ली में और मुंबई में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 103 रुपये मिलेगा। पिछले एक साल में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 809 रुपये से 1003 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं कोलकाता में एलपीजी के दाम 1029 रुपये हो गए हैं और चेन्नई में 1018.5 रुपये तक आ गए हैं। बता दें कि देश में अधिकतर शहरों में एलपीजी सिलेंडर का भाव 1000 रुपये के पार पहुंचा है, लेकिन दिल्ली इससे पीछे रह गई थी। अब पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 1000 रुपये के पार हो गई हैं। अगर महीने दर महीने बात करें तो 2021 में अगस्त में दिल्ली में सिलेंडर के दाम जो थे वो 8,859 रुपये थे, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद 1 सितंबर 2021 को 884 रुपये, 6 अक्टूबर 2021 को 899 रुपये, 22 मार्च 2022 को 949 रुपये, 7 मई 2022 को 999 और आज 1000 रुपये पूरे ऊपर हो गए हैं। आपको बता दें कि देश में सात मई 2022 को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ था और उस समय 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। 7 मई को एलपीजी के रेट में बदलाव की वजह से घरेलू सिलेंडर जहां 50 रुपये महंगा हुआ तो वहीं 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर करीब 10 रुपये सस्ता हुआ। आज इसके रेट में 8 रुपये की वृद्धि की गई है। अब 19 किलो वाला सिलेंडर दिल्ली में 2354, कोलकाता में 2454 और मुंबई में 2306 और चेन्नई में 2507 रुपये पर बिक रहा है।
1 मई को इसमें सबसे करीब 100 रुपये का इजाफा किया गया था। वहीं मार्च को 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में केवल 2012 रुपये थी। एक अप्रैल को ये 2253 और 1 मई को बढ़कर 2355 रुपये हुआ। पिछले 1 साल में कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 750 रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं दिल्ली में 19 मई 2021 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 809 रुपये थी, जो अब 103 रुपये पहुंच गई है। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, डीके झा जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का INV न्यूज पर। सबसे पहले राहुल जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी और सवाल सीधा सा ये कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बार बार महंगाई की बात हम करते हैं। अब विपक्ष भी ये बात हर बार कहने लगा है कि देश को मुद्दों से भटकाया जा रहा है। अलग अलग तरीके के मुद्दे देश में चल रहे हैं, लेकिन महंगाई पर बात नहीं हो रही है और इसी वजह से महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज का जो विषय है महंगाई, और निश्चय ही मैं इस बात पे प्रकाश डालना उचित समझूंगा कि महंगाई तो बढ़ी है हमारे देश के अंदर, इसमें कहीं से कोई दोमत नहीं है, लेकिन ये वैश्विक स्तर पे ये महंगाई, अगर भारत परेशान है तो अमेरिका भी परेशान है, ब्रिटेन भी परेशान है और अन्य देश भी परेशान है। लेकिन इसकी जो स्थिति है, खास करके अगर इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब से भारत आजाद हुआ था उस समय भी, अगर आप जब देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जब शपथ ग्रहण की थी, में जो स्थिति थी, उसके बाद 2013 तक क्या वही स्थिति रह गई? बदली, व्यवहार भी बदला और रूप स्वरूप सब बदले। ठीक उसी प्रकार अगर हम चर्चा करने बैठे आज के दौर में, तो आज के दौर में हमें 2-3 चीजें जो बहुत मुख्य और प्रमुख हैं, जिस पर प्रकाश डालना मैं उचित समझूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जो रिजर्व बैंक ने भी अपने रेपो रेट को बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत जरूर आ रहा था कि हम महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ेगी, लेकिन हर सरकार ये कि कैसे भी इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो हमारे विश्व में, जो हमारे देश के अंदर या विश्व के अर्थव्यवस्था की भी अगर हम बात करें, तो निश्चय ही कोरोना को लेकर भी कुछ ऐसी स्थितियां उभरी थी हमारे सामने, जब लोगों ने अपने जॉब को खोना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो भी एक तरफ की महामारी आई हमारे देश के अंदर और विश्व में उससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी बहुत नुकसान पहुंचा। फिर इससे जब हम उभरने की कोशिश की तो सेकेंड वेव आया। सेकेंड वेव के बाद जब फिर निकलने की, जब पटरी पे आने की, मैं आपको एक सुखद अनुभव भी बताना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी मीडिया में, जिसमें ये बात कहा गया था कि जो समस्याएं अभी चल रही हैं, उस समस्याओं से निकलने में भारत सक्षम हो रहा है धीरे धीरे। यानी कि GDP बढ़ रहा है तो नौकरियां भी सृजन हो रही है लोगों के लिए, तो ये एक सुखद बात है। दूसरी, सप्लाई चेन की भी अगर हम बात कर ले तो जो अभी लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, जो क्रूड ऑयल की हम बात कर लें तो क्रूड ऑयल भी प्रभावित हुआ है। और एक जो सबसे अहम बात यह है कि जब भी क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, और डीजल का दाम बढ़ेगा तो किसानों के लिए भी महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस चीजों को अगर हर सरकार कोशिश करती है, और हमारी सरकार भी ये कोशिश जरूर कर रही है कि कैसे भी इसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने की कोशिश करें। और इसमें एक पहल भी किया गया है, जो रशिया से जो सस्ते दामों पे जो क्रूड ऑयल खरीदा गया है, कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था में वो आने वाले समय में फायदा ही पहुंचाएगा। लेकिन वो समय कब आएगा जब ये फायदा जनता को होगा? क्योंकि आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आए दिन LPG के दाम बढ़ रहे हैं। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो पैसों में उनकी बढ़ोतरी हुई और LPG के दाम आज फिर से बढ़ाए गए, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे अब खाना पीना भी महंगा हो जाएगा रेस्टोरेंट्स में। तमाम चीजें अभी अगर देखें तो जनता आखिर कहाँ खुद को सेफ महसूस करेगी? देखिए, मैं आपको फिर से एक बात और बताना चाहूंगा कि चीन में जो नवीनतम प्रयोग किए गए, उसकी वजह से भी कुछ स्थितियां बदतर हो गई, और जो पहले जो कमजोर आपूर्ति थी उस पे दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। जो ये
जो मैं कमजोर आपूर्ति पे जो दबाव की मैंने बात कही, तो जो गैस का भी जो हम निर्यात करते हैं, कहीं से जो मंगाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन में जो बाधा आई है उसका ही ये परिणाम है। और मैं आपको एक बार फिर अपने उस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा कि जो देश के अंदर जो मुख्य मुद्दा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। महंगाई इसमें से प्रमुख मुद्दा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले सारे राज्यों से भी आग्रह किया था कि कुछ टैक्स में कटौती किया जाए, तो अगर आप आंकड़े भी निकालेंगे, मैं किसी पे अभी आरोप करने के सिलसिले से नहीं आपके सामने बैठ रहा हूँ, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों का अगर हम महानगरों बाद अध्ययन करेंगे तो यही नजर आएगा कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। अगर आप दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में दिल्ली अभी भी देखिए, दो पैमाने से हम तय कर सकते हैं। अगर अर्थशास्त्र की पुस्तकों का अगर हम बात करें, उनके वातावरण की बात करें, तो मुद्रास्फीति, महंगाई जो ज्यादातर अल्पवधि में आपूर्ति की तुलना में अधिक मांग का नतीजा होती है, ये आने वाले समय में जो आने वाला समय है हमारा, ये मान के चलो 4 महीना 6 महीना जो जितने दिन का वक्त लग जाए, इसमें वो निश्चय ही न्यूनतम स्तर पे लाने की इसकी कोशिश की जाएगी। लेकिन बात तो एक बार फिर से वही है कि आम जनता खुद को महफूज कहाँ महसूस करे। हर चीज महंगी होती जा रही है और आम जनता ने जिनको चुनकर बिठाया सत्ता में, वही उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये आपका प्रश्न लाजमी है कि जब सरकार कोशिश करती है और जब उसका नतीजा सामने नजर नहीं आता है तो ये इस प्रकार के प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहूंगा और आपकी देश की सम्मानित जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार के सामने जो प्रमुख चुनौतियां थी, उस चुनौतियों को धीरे धीरे हमने पार किया। जो बेरोजगारी की दर पहले थी, अब उस बेरोजगारी की दर को कम किया गया है। जो भी संतोषजनक जो भी आंकड़े पेश हुए हैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चलिए, बात एक बार फिर से महंगाई की कर लेते हैं और तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल आनंद जी, आप अपनी बात पूरी करें। तो मैं वहीं पे था कि जब भी कोई चुनौतीपूर्ण सामना करने के लिए सरकार जब तैयार होती है तो निश्चय ही धीरे धीरे उस पे जीत हासिल करती है अपने कार्यों के द्वारा। ठीक उसी प्रकार जो महंगाई आज बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ने से मैं नकार नहीं रहा हूं, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। लेकिन सरकार की तत्परता पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये जरूर नजर आता है कि सरकार की कोशिशें जारी है उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि अभी देखिए, कुछ दिन पहले जो गेहूं जो हमारे देश से दूसरे देश में भेजे जा रहे थे, निर्यात किए जा रहे थे, उनपे और उस पर रोक लगा दी गई ताकि हमारे यहाँ गेहूं की किल्लत ना हो। कभी कभी ऐसे संयोग बनते हैं, प्राकृतिक आपदा भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। कभी कहीं बारिश ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कमियां आ जाती है और मांग बढ़ जाती है, और जब भी कभी कमी आती है और मांग बढ़ जाती है तभी ये महंगाई सक्रिय होती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात भी कही थी कि जो अर्थशास्त्र की पुस्तकों की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मुद्रास्फीति की जो रेट होती है वो अल्प होती है, उसको तुरंत ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ये लाया था, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले सदन में इस बात को कहा भी था कि किस प्रकार हम घरेलू उत्पाद को हम बढ़ावा देंगे और महंगाई को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो उसका परिणाम भी जल्दी ही देखने को जनता को मिलेगा। जी ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद है और उसी के साथ डीके झा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले डीके झा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। इसी के साथ के राहुल आनंद जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ये बातें कही है कि जल्द ही सरकार जो है अब महंगाई पर काबू कर लेगी, लेकिन कारण इसका अलग अलग तरीके हैं। जैसे वैश्विक आप महंगाई ले लीजिए, युद्ध ले लीजिए, इस तरीके के कारण बताए गए हैं महंगाई को लेकर। ऐसा है कि मोदी सरकार जो है वो महंगाई और रोजगार दोनों मामले में पूरी तरह से फेलियर है। उन्होंने सिर्फ बड़गलाने का काम किया है देश के जनता को कि हम 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, और महंगाई बहुत होता था कि बहुत हो गई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार ये सब मोर्चे पर ये विफल है कि यदि देखना चाहते हैं तो देखें कि युवा बेरोजगार कितने हैं और कितना रिज्यूम लेकर के, बायोडाटा लेकर के दिन रात खोजने के लिए जॉब निकलते हैं। इस तरह की परिस्थिति देश में 50 वर्षों में कभी नहीं आई थी।
तब क्या है कि ये लोग बोलने में बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे महसूस करते हैं, इसलिए अपनी बात को मनवा लेते हैं कहीं पर। लेकिन देश की स्थिति खासतौर पर महंगाई को लेकर के ये है कि हर एक वर्ग के जो लोग हैं वो इनसे कुपित हो चुके हैं। ये कितना भी ये कर ले, इनके पास कोई योजना नहीं है, इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है कि जो इस देश के अर्थव्यवस्था को सुधार सके। इनके पास किसी भी तरह का कोई लक्ष्य नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए दिन रात मंदिर मस्जिद कब्र इसको खोदने के चक्कर में रहते हैं और इससे देश का बेड़ा गर्क कर दिए हैं। इससे ज्यादा क्या इनको कहा जाए। ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जी। मुस्कान जी, देखिए, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय और बीजेपी के प्रवक्ता महोदय दोनों को सुना। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो ने कहा कि सरकार के पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से आपके माध्यम से मैं और एएनबी चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री एक इकोनॉमिस्ट थे, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, फॉर्मर वित्त मंत्री थे। उसके बाद प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, उनका भी जो इकोनॉमिक्स का ज्ञान था कितना बड़ा था। उस समय रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, उसी समय प्रणब जी मुख्यमंत्री थे, प्रणब मुखर्जी भी वित्त मंत्री थे। आखिर जब इतनी बड़ी इकोनॉमिस्ट की जो जोड़ी थी तिगड़ी थी और उस समय महंगाई रिकॉर्ड स्तर पे था यूपीए के समय, आखिर उनकी जो इकोनॉमिक्स की नॉलेज थी वो कहाँ गई थी? सुनो आखिर क्यों नहीं उस समय, मेरे को बात पूरा करने दीजिए तब करिएगा। देखिए, हर सरकार के सामने उस समय जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय की जो परिस्थितियां थी अलग थी। आज जो सरकार के सामने जो परिस्थितियां आई है इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। वो बीजेपी के लिए भी बहुत चिंता का विषय है क्योंकि भारत के 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस तो बची है 2 राज्यों में। अगर मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल की प्राइस की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री महोदय ने सभी राज्यों से आह्वान किया कि आप अपने लेवल पे इसके प्राइस को कम करें, टैक्स को कम करें, जिससे कि जनता को सहूलियत मिलेगी। अब देखिए, पहली बार जब ये हुआ था तो यूपी में भी हम कहेंगे कि इलेक्शन था, उत्तराखंड में इलेक्शन था, इधर इलेक्शन था तो उधर इलेक्शन था, इसलिए प्राइस को घटाया गया। लेकिन कांग्रेस के राज्य में वो भी प्राइस नहीं घटा, न पंजाब में उतने घटा, न राजस्थान में, न छत्तीसगढ़ में। तो अगर देश के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री एक टेबल पे आए और प्रधानमंत्री जी की बातें को सुने और अगर वहां पे पेट्रोल डीजल प्राइस में जो टैक्स की बात है उसको अगर कमी करे तो ये फायदा आम जनता को मिलेगा। उसमें बीजेपी के 18 जो राज्य शासित उनको भी आना पड़ेगा, लेकिन ये आने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुस्कान जी, अगर दूसरे राज्यों की बात, बंगाल में देख लीजिए टीएमसी का शासन है, वो बीजेपी के दुर्विरोधी है, वहां क्यों नहीं ममता बनर्जी इसको नीचे लाके पेट्रोल टैक्स में कमी करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट के महंगाई को थोड़ी राहत देती है जनता को। अब देखिए, सरकार ने जो ये फ्री अन्न योजना का प्रधानमंत्री जी का उसको इस साल के सितंबर महीने तक बढ़ाया। क्या वो सरकार पे वित्तीय बोझ नहीं है? वो किसको मिल रहा है? वो जो लाभ, वो जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले हैं, जो गरीब मजदूर किसान है उनको मिल रहा है। तो महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सरकार अगर हमें सुविधाएं दे रही है आम जनता को तो बाकी चीजों से वो सारा पैसा वसूले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब एलपीजी की और कमर्शियल के दाम बढ़े हैं। देखिए, सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े, कमर्शियल सिलेंडर की वजह से अब खाना पीना भी महंगा हो गया, तमाम चीजें महंगी हुई। अब देखिए मुस्कान जी, कहीं ना कहीं देखिए सरकार के पास जो रेवेन्यू का साधन क्या होता है, टैक्स की वसूली से आता है। सरकार तो कोई बिजनेस नहीं कर रही है, सरकार वेलफेयर के लिए होती है और उस वेलफेयर में अगर ये जो कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ता है, आपका
कहना सही है, इसका सीधा असर किस पे आएगा? अब देखिए, मध्यम वर्गीय लोग भी बाहर का खाना खाते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो अपने घर में ही बना के खाता है। तो इसका असर उन मध्यम वर्गीय या हाई जो क्लास है उस पे आएगा। तो वो इसको भार को सहन करने के लिए सक्षम है। लेकिन जो बढ़ती पेट्रोलियम प्राइस है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, उसको कैसे टैकल किया जाए? और ये एक देश की समस्या नहीं है अभी मुस्कान जी। अमेरिका देखिए, इतना बड़ा मतलब देश है, डेवलप्ड कंट्री है। ब्रिटेन देखिए, यूरोपियन कंट्री देखिए, हर देश अभी महंगाई की समस्या से जूझ रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ना। दूसरा, कोरोना महामारी के कारण जो सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न हुई है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन चाहे बीजेपी की सरकार हो, इस कारणों का हवाला देके वो चुपचाप नहीं बैठ सकती। उसके लिए है कि क्यों ना सारे प्रदेश की सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में आए, या एक जो अभी जितनी भी टैक्स है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स का जो हिस्सा है 20% है, राज्य के टैक्स का हिस्सा 20% है, उसको घटा के 15 पे करे, जिससे कि बाकी के दूसरे डेवलपमेंट कार्य जो होते हैं उस रेवेन्यू जनरेशन से। देखिए, अभी जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन मार्च के महीने में 1.42 लाख करोड़ हुआ था। ठीक है जी, क्या ठीक है, चलिए मैं आ रही हूँ आपके पास सर्वेश्वर पाठक जी। डीके झा जी, जवाब दे दीजिए पाठक साहब की बातों का जल्दी से। फोन तो नहीं आ रहा। डीके झा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सर्वेश्वर तो मुझे दिख रहा है। चलिए ठीक है, पाठक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पाठक से बात पूरी करें। जी, वही मैं कह रहा था कि आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, देखिए सरकार भी वचनबद्ध है, उन्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की आई है वो इसी महंगाई के मुद्दे पे यूपीए को बैक फुट से धकेल के वो आई है। और अगर आज महंगाई बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं वो गिर जाएंगे, बैक फुट पे वो भी जाएंगे। तो उनकी पुरजोर कोशिश है कि जो महंगाई के बढ़ने के जो कारण है उन पे लगाम लगाया जाए, और सरकार पूरे तरीके से वचनबद्ध होकर काम ये कर रही है मुस्कान जी। लेकिन उसके लिए बाकी के भारतवर्ष के जो राज्य हैं सबका सहयोग जरूरी है। ठीक है, डीके साहब आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। जी, पाठक साहब की बातों का जवाब देते जल्दी से, उसके बाद मैं राहुल आनंद जी के पास जाऊंगा। ये अमेरिका, इंग्लैंड दूसरे देश का नाम लेकर के बचने का काम करते हैं। उन्होंने अमेरिका, यूके का नाम तो बहुत बाद में लिया, उससे पहले के सवालों का जवाब दे दे एक बार। आपने कहा था ना झा जी कि अभी कोई सरकार के पास इकोनॉमिस्ट नहीं है, इनकी पॉलिसी विजन नहीं है। देखिए, विजन नहीं, तो आपके पास यूपीए के समय बताए ना, माननीय मनमोहन जी बड़े इकोनॉमिस्ट देश के फॉर्मर गवर्नर रहे, रघुराम राजन, ममटेक सिंह अहलूवालिया, पी चिदम्बरम, इतने बड़े बड़े नॉलेजेबल आदमी थे। तब क्यों आप बैकफुट पे चले गए थे महंगाई के कारण? उस समय का वैश्विक जो ये था, मतलब जो कारण था उसका आप हवाला नहीं देते थे। जी, नहीं कहा जाता। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू को देख के ही कोई टॉस उछालता है और जीतता है। जी हम बताते हैं सुना जाए। जी चाचा, 400 रुपए का जब गैस मिल रहा था तो उसको आप लोग इतना ज्यादा तेजी में उछाल रहे थे कि लग रहा था कि देश में इससे बड़ा महंगाई कभी हुआ ही नहीं था। समझ गए? इसमें कोई दोमत नहीं है कि आप ही के नरेंद्र मोदी उस समय में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, और वो प्रहार करते थे प्रधानमंत्री पर। आज के देश में इसमें कोई दोमत नहीं है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, ये लोग प्रहार नहीं करते हैं सीधे प्राइम मिनिस्टर पर। समझ गए? प्रहार नहीं करते। अभी गंगा के मामलों में अशोक गहलोत जी ने क्या कहा ये माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में? कैसी बात कर रहे हैं झा साहब? नेशनल चैनल पे, एनबी पे ऐसे बातें मत करिए, जनता सुनेगी तो क्या सोचेगी? सुना जाए। देखिए, उस समय में जो महंगाई थी उसका 2 गुना से ज्यादा, आप भी इस बात को मानते हैं कि महंगाई 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई है पिछले 8 वर्षों में? देखिए, उनके कारण भी है,
लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है, इस बात को भी आप समझते हैं कि नहीं? सुन लीजिए एक बार। गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी इजाफा आप लोगों ने किया हो, प्राइवेट सेक्टर में जितना आमदनी 2014 में था उससे आज घट गई है आमदनी। पर कैपिटा इनकम जो है वो देश का घटा है। इसलिए ये महंगाई जो है ये देश को गर्त में ले जाएगा, डुबा देगा। बेरोजगार बच्चों को आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पाठक साहब पूछ रहे हैं कि ठीक है, महंगाई तो गर्क में लेकर जा ही रही है जनता को, लेकिन आपसे सवाल ये है कि आपने अपने राज्यों में कितनी सुविधाएं दे दी जनता को? नहीं, हमारे तो मात्र 2 राज्य बचे हुए हैं। हाँ, तो उन 2 राज्यों में कितनी सुविधाएं दी हैं? ये दोनों राज्य में अलग से सुविधा नहीं दी जा सकती। गैस का हो, पेट्रोल का हो, या जो भी महंगाई जिस कारण से बढ़ा, आप जो वैट लेते हैं, आप जो ऊपर टैक्स लेते हैं पेट्रोल डीजल के, उनको कम करिए ना। एक मिनट, ये देखिए, एक जो राज्य को मात्र कम कर देने से ये देश का ये संतुलन सही नहीं हो पाएगा। देश का लोकतंत्र की बात कर ही नहीं रही हूँ मैं। आप अपने राज्य तो सही कर ले, कम से कम नजीर तो पेश होगा बीजेपी के सामने। ये मुस्कान जी, जब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी और बीजेपी शासित प्रदेशों ने भी कम किया था, तब इनके न तो राजस्थान में कम हुआ था उस तरीके से, न पंजाब और न छत्तीसगढ़ में। तो देखिए, जिस प्रदेश में कम हुआ वहां की जनता को लाभ मिला कि नहीं मिला? उसी तरह क्यों नहीं पंजाब में तो किया गया था पाठक साहब, पंजाब में तो किया गया था उस तरीके से नहीं किया गया था, वो मेरा कहना है। किया गया था, मैंने बोला है। देखिए, लेकिन राजस्थान ने टच नहीं किया उसको, ना ही छत्तीसगढ़ ने। देखिए सर, ऐसा है कि जो महंगाई बढ़ रही है उससे हमारे आपके सबके बाल बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, समझ गए? सब हो रहे हैं। मैं भी मध्यम वर्गीय हूँ, मुस्कान जी भी महंगाई की मार झेलती हैं, आप भी झेलते हैं। लेकिन अगर सरकार की बात किया जाए, पेट्रोलियम पदार्थ सबसे बड़ा होता है महंगाई को बढ़ाने का। तो ठीक है पाठक साहब, एक बार सुन लीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। राहुल आनंद जी के पास भी जाना है मुझे, उसके बाद डीके झा जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा। जी, हम चाहेंगे कि देखिए, केंद्र सरकार इस पर बैठ करके मनन चिंतन करे, एक अच्छा पॉलिसी बनाए, देश को श्रीलंका या दूसरा कंट्री नहीं बनने दे। नहीं तो ये बहुत दिन दूर नहीं है, यहाँ श्रीलंका से भी बदतर हालात हो जाएंगे। कारण कि वहाँ 2-2.5 करोड़ जनसंख्या है और यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या है। इस चीज को भारत जो है वो सबसे बड़ा देश है, इसको भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ यदि इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी तो फिर संभलने में बहुत वक्त लग जाएगा। और तब तक ये तो दोनों को सोचना पड़ेगा ना बैठकर। सरकार अगर कर रही है तो विपक्ष को भी तो साथ बैठकर सोचना होगा, सुझाव देने होंगे। देखिए, विपक्ष की आवाज जो है वो आप भी इस बात को जानते हैं कि उनके जो पालतू मीडिया है, खासतौर पर नेशनल चैनल है, उससे मैक्सिमम इनके पालतू मीडिया के रूप में काम करते हैं, जिसको इन लोगों ने नया नाम ज्योति मीडिया दिया है। उन लोगों को ये तो अपना ठिकरा दूसरे पर फोड़ने वाली बात हो गई। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल आनंद जी, देखिए मुस्कान जी, जो आज का विषय है, जो हमारा आज चर्चा का विषय है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान पीछे लेके चलना चाहूंगा कि जब से हमारा देश आजाद हुआ, तब जब जवाहरलाल नेहरू जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय पेट्रोल डीजल की क्या कीमत थी। जब मनमोहन सरकार ने जब छोड़ा अपने पद, तो उस समय क्या कीमत थी। तो ये निरंतर जो स्थिति में जो बदलाव आता है वो दिखाता है कि पहले की अवस्था में अभी आपकी आमदनी बढ़ी है, तब जाकर हुई है। दूसरी बात मैं कर लूं, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, इसको पूरा देश भूला भी नहीं होगा। क्यों नहीं एक ऐसा आंदोलन कर लिया जाता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी में डाल दिया जाए। जब माननीय वित्त मंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और खास करके जब जीएसटी काउंसिल में जब बैठक की गई थी, उसमें जब ये प्रपोजल दिया गया था, तो पता है सबसे पहले कांग्रेस के ही लोगों ने, जो उसमें मेंबर हैं, उन लोगों ने ही विरोध किया था कि नहीं, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। उसी वक्त कर देते, एक नजीर पेश हो जाता। तीसरी बात मैं बता दूं, ये ठीक उसी प्रकार की बातें हो गई कि एमएसपी को लेकर किसान आंदोलित कर रहे थे, और जब एमएसपी कानून को वापस लिया गया तो किसी भी राज्य सरकार ने, बीजेपी को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी राज्य सरकार ने उस एमएसपी पे कोई कानून नहीं बनाया, जबकि उसी समय बन के एक नजीर पेश हो जानी चाहिए थी। दूसरी बात चौथी बात मैं कर लूं बेरोजगारी की और बेरोजगारी की, तो मैं आपको बेरोजगारी के मुद्दे पे बताना चाहूंगा कि अभी
जो आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना का जो सपना देखा गया है हमारे देशवासियों के लिए, उसमें लगभग 4,940 करोड़ रुपए सारे राज्यों को भेजे जा चुके हैं, ताकि जो वहां पे काम चल रहे हैं या जिसको बूस्टर डोज की तरह चाहिए वो सबको मिले। और यही नहीं, जो एमएसएमई या मुद्रा लोन की हम बात करते हैं तो मुद्रा लोन में लगभग 3 खरब रुपए, खास करके 3 खरब रुपए उसमें दिए जा चुके हैं। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि जो नौकरी देने की बात है, जो पहली बात तो इस चीज को स्पष्ट होना होगा कि रोजगार से आप समझते क्या है, नौकरी या स्वरोजगार, ये दोनों ही एक ऐसी चीज पद्धति है जिसमें आप लोगों को खड़ा करके 10 लोगों को उनके अंदर खड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके पास इतने सीट्स नहीं है कि हमारे देश के सभी लोगों को वो नौकरी दे सके। ये एक सच्चाई है। इसके लिए धीरे धीरे मिल भी रहा है। जो श्रीलंका की जो स्थिति थी, तो श्रीलंका की स्थिति इसलिए ऐसी हो गई बद से बदतर, क्योंकि श्रीलंका के अंदर खास करके उन्होंने ऐसे पॉलिसी अपना रखे थे जिसके वजह से श्रीलंका को उसको हाशिए पे जाना निश्चय हो गया था। और यही नहीं, उस पॉलिसी में कोई सुधार नहीं किया गया, लोगों को ऐसी लत लगाई गई जिसके वजह से आश्रित हो गए। अगर हमारी देश की बात करें तो हमारी देश की 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ का ख्याल रखना एक बहुत बड़ा विषय है। मैं अभी भी पुनः अपनी उस बात को दोहराता हूं कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसको कंट्रोल होना चाहिए और निश्चय ही उसको न्यूनतम स्तर पे आना चाहिए। लेकिन महंगाई के साथ इसका अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या हुआ, अगर उसके ऊपर अगर हम बात करें तो लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया, लोगों को उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई, लोगों को सशक्त करने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए जिससे उनकी बुद्धि भी खुली, जो आगे चल के अपने लिए कुछ इंडिपेंडेंसी अपना सकते थे, और वो हो भी रहा है। और अगर बेरोजगारी की दर की अगर हम बात कर ले तो मैं आपको ही बताना चाहूंगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, और पूरे देश की अगर हम बात कर ले तो लगभग 6.5% के आसपास का आंकड़ा है जो पूरे भारत के लिए बेरोजगारी दर है। लेकिन हेलो जी राहुल आनंद जी, अपनी बात पूरी करें। लेकिन जो पूरे देश की अगर मैं बोल रहा था कि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में महंगाई की जो बेरोजगारी की जो रेट है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद बंबई आता है, उसके बाद अन्य धीरे धीरे प्रदेश आते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक नजीर पेश करने के लिए आप एक कदम बढ़िए और बीजेपी को पीछे दिखाइए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन दो राज्यों से वो भी तो क्या नजीर पेश कर लेंगे राहुल आनंद जी? नहीं, मैं बताता हूं वो क्या कर सकते हैं। वो एमएसपी पे कानून बना सकते हैं जिसके वो बार बार विरोध कर रहे थे एमएसपी को लेकर। दूसरा ये कर सकते हैं कि टैक्स कम कर सकते हैं, या फिर 1-2 राज्यों के अंदर ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं कि हम जीएसटी काउंसिल में इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के तरफ से चलिए ठीक है, ये बात विपक्ष की हो गई, लेकिन सरकार क्या कर रही है? आम जनता, मुझे तो आम जनता से मतलब है। देखिए आम जनता किस तरीके से त्रस्त हो रही है, बात सीधी सी ये है। अब अगर आम जनता घर से बाहर निकले, सब्जी पानी लेने के लिए निकले भी, तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल की मार, उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, अगर बाहर से किसी को खाना है तो वो खाना खाने की मार, उसके बाद अगर सब्जियां खरीदने जाए तो उसकी मार। जनता आखिर त्रस्त हर जगह हो रही है, जनता सुरक्षित है कहाँ? घर में खाना बनाए तो एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं, पीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। देखिए मुस्कान जी, मैं इस पर बोलना, मैं इस आपके प्रश्न पर मैं ये उत्तर देना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि ये काफी परफेक्ट आंसर हो सकता है किसी भी चीज के लिए। सबसे पहली बात ये है कि महंगाई बढ़ना, जब क्रूड ऑयल में परेशानी आएगी, वहां दाम की बढ़ोतरी होगी तो महंगाई निश्चय ही बढ़ जाएगी। और पेट्रोल, खास करके डीजल के ऊपर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था। चुनावों के समय भी तो क्रूड ऑयल महंगा था, चुनावों के समय भी तो युद्ध था, उस समय तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे ना आनंद साहब? तो देखिए अभी 110 बैरल है, उस समय ये स्थिति नहीं थी। और मैं आपसे मैं क्या माननीय प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है, आप ये बात मानते हैं ना कि उस समय ये स्थिति नहीं थी क्रूड ऑयल की? मेरे हिसाब से 70-80 के करीब था क्रूड ऑयल चुनावों के समय में, और उस समय में भी इस तरीके से इजाफा हो रहा है। उस समय में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। मैं आ रही हूँ जी पाठक साहब। 80 से 90, मैंने कहा 80 से 90 के बीच में था। उसके बाद शूटअप, जैसे ही यूक्रेन वार हुआ वो शूटअप करके 130 गया, फिर 110 पे आया,
लेकिन 80 से 90 चुनावों के समय में उससे पहले 70-80 के करीब भी था। उस समय में जब 70-80 के करीब जब था, तब हमारे पेट्रोल डीजल की कीमतें जो थी वो 100 के पार थी। उसके बाद 80-90 के बीच में आया, तब कीमतें बिल्कुल स्थिर हो गई, उसके बाद फिर से बढ़ने लगी। ऐसा क्यों चुनावों के समय में होता है फिर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 70-80 प्रति बैरल जब पेट्रोल डीजल की कीमतें थी, क्रूड ऑयल की खास करके, तो उस समय हमारे देश के सामने की संकट पे भी बात कर लेनी चाहिए कि उस समय हमारे देश के सामने जो संकट आ गई थी वो आई थी आपको कोरोना की महामारी, और उस समय मांग घट गई थी और वहां कोई लेने वाला नहीं था, इसलिए क्रूड ऑयल की कीमत 70-80 रुपए के आसपास टिक गई थी। लेकिन फिर भी देश चलता रहता है और देश के अंदर जो गतिविधियां हैं वो चलती रहती है, और ये एक सच्चाई है मुस्कान जी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 70% अर्थव्यवस्था यही क्रूड ऑयल पे टिकी हुई है। अगर उस समय सरकार को भी पैसे की आवश्यकता थी, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी थे उनको भी वेतन देना था और हमें हर लोगों की जान की परवाह भी करनी थी, और अपने देश को सशक्त बनाने के लिए हमें आविष्कार भी करने आवश्यक थे और हमें वो भी लाने आवश्यक थे। और कूटनीति की अगर हम बात करते हैं, विदेशी कूटनीति की अगर हम बात करते हैं, तो उस पर भी हमें अव्वल आना था। आपने भी देखा और पूरे देश ने देखा कि 2014 के पहले कभी कोई वैक्सीन बनाई जाती थी तो वो कैसे बनती थी, और 2014 के बाद जब आपदा संकट आई तो हम आत्मनिर्भर सीख गए और हमने अपना वैक्सीन बना लिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही नहीं, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हर जगह सरकार युद्ध स्तर पे कार्य कर रही थी, और यही नहीं, देश को जो आवश्यकता थी, जो निर्माण कार्य होने थे वो भी चल रहा था, क्योंकि सारी चीजें तो बंद थी, सारी चीजों को बंद कर दिया गया था। तो सरकार व्यापार नहीं करती है, सरकार वेलफेयर के लिए चुनी जाती है, और सरकार का दायित्व बनता है कि अपने देश के नागरिकों को, राज्य के नागरिकों को वो मूलभूत सुविधा निर्वहन करा सके जिसके लिए वो चुनकर वहां बैठी है। लेकिन इसमें अगर कहीं कोई दिक्कतें आती हैं तो उस दिक्कतों को सुलझाने का भी दायित्व उसी सरकार के ऊपर निर्भर करता है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डीके साहब, एक बात जरा बता दीजिए, आनंद साहब ने आपसे एक सवाल पूछा है कि आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंडर लाने की मांग करते हैं और धरने प्रदर्शन किए जाते हैं इसके लिए, लेकिन जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, ये पिछले साल हुई थी 2021 में, और उसमें सितंबर के करीब मेरे ख्याल से ये मीटिंग हुई थी। उस समय में जब ये तमाम चीजें हुई, जब आपको मौका मिला गया, तो क्यों आपने फिर वहां पर विरोध में आपने वोट दिया? अपना कारण बता दीजिए और स्पष्ट कारण बताइएगा। देखिए, उसका तो स्पष्ट कारण तो नहीं है, समझ गए क्यों, लेकिन एक चीज तो तय है कि देश में जब से नोटबंदी इन्होंने कारण क्यों नहीं आपके पास? आपकी पार्टी किसी चीज के विरोध में अगर सुनिए झा साहब, आपकी पार्टी अगर किसी बिल की या किसी भी चीज के विरोध में अगर वोट कर रही है तो कारण तो आपके पास होगा, या बिना कारण की कांग्रेस कुछ भी करती रहती है? नहीं, ऐसा है कि जब ये इन्होंने बिना सोचे समझे सबसे पहले नोटबंदी से स्टार्ट किया देश को गर्त में दिलाना, समझ गए। इधर नोटबंदी का दंश जो है लोग झेल ही रहे थे कि दूसरा इन्होंने जीएसटी को लेकर के शुरुआत कर दिया, और हम लोग इस तरह का विरोध नहीं करते हैं जिस तरह से, इसमें कोई जरूरत नहीं है, इस चीज की हम कमजोरी को मानते हैं कि जैसे स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के आ जाती थी, बैठ जाती थी, भेज कितना शुरू कर देती थी, ये आज नहीं हो पा रहा है। और मुझे लगता है कि ये तब तक नहीं होगा जब तक कि बीजेपी के ही कुछ लोग जो है तो आकर के जब धरना प्रदर्शन करना शुरू करेंगे तभी जा करके स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर कम से कम सड़कों पर तो बैठती थी, कांग्रेस से तो वो भी नहीं हो पा रहा है। ये कांग्रेस के पीछे एक मजबूरी है मैडम कि कांग्रेस को ये मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फालतू मीडिया हो जाने के कारण ये मीडिया, यदि हम लोग कुछ करते भी हैं तो मीडिया उसको दिखाना पसंद नहीं करती है, बल्कि मीडिया जो है वो अलग से ही क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। और जब तक मीडिया का सपोर्ट नहीं रहेगा तो कोई भी इंडिविजुअल कितना भी बड़ा आंदोलन हो, आप तो किसान आंदोलन को देख चुके हैं कि इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद सारे मीडिया जो है उसको खाली पाकिस्तानी। सबसे पहली बात तो मीडिया पर आरोप लगाना बंद करिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बार बार इस तरीके के आरोप मत लगाइए। और अगर आप आरोप इस तरीके के लगा भी रहे हैं तो सोशल मीडिया इस समय में ऐसा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया इस समय में ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी तरीके से किसी का फेवर नहीं करता। आप उनके समर्थन ले लीजिए, आप कुछ करिए तो सही, कुछ नहीं हो रहा है आपसे और आप आरोप सारे मीडिया पर लगा रहे हैं। नहीं, मैं ये आरोप उस मीडिया को लगा रहा हूँ जो नेशनल इमेज के मीडिया है, समझ गए। सोशल मीडिया का सपोर्ट था तब तो ये किसान आंदोलन बन पाया। वो सपोर्ट नहीं होता तो ये फिर किसान आंदोलन ही आज हवा में उड़ गया रहता।
प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऐसा नहीं है कि महंगाई का विरोध हम लोगों ने जिला स्तर पर किया है, राज्य स्तर पर किया है, सब जगह हुआ है, लेकिन जितना प्रमुखता मिलना चाहिए उसको वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण दर्द सबको हो रहा है। कड़ा कोई नहीं रहा है कि कड़ा सुनने के बाद भी उसको बेच के पीटे जाएंगे, इसलिए लोग चुप लगा जाते हैं। समझ गए? लोगों में एक खौफ पैदा हो गई है कि हम यदि सरकार के खिलाफ मुंह खोलते हैं तो इसका हमें कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो चाहे ईडी में हो, चाहे इनकम टैक्स में हो, चाहे अदर इंस्टीट्यूशन से हो। ये सब परेशानी है मैडम। देश में एक हिसाब से इमरजेंसी की पृष्ठभूमि में हम लोग चल रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो आपके प्रदर्शन की बात हो गई। जीएसटी काउंसिल का सवाल को उसको आप घुमाइए मत, उसका जवाब एक बार दे दीजिए, क्यों आपके पास स्पष्ट कारण नहीं है? नहीं, हम लोग चाहेंगे कि अब जीएसटी काउंसिल की बात को रखा जाएगा। समझ गए? जब आपको मौका मिला तो आपने क्यों नहीं उसमें समर्थन में वोट किया? आने वाले समय में रखे जाएंगे मैडम। पहले क्यों नहीं किया? आने वाले समय में तो पता नहीं क्या होगा। आपको जब मौका मिला है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब आप ढोंग करते हैं क्या? नहीं, इसका मतलब तो कांग्रेस का ढोंग है कि जीएसटी के अंडर लेकर आइए पेट्रोल डीजल को। आपको मौका मिला उसका समर्थन करने का और आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पेट्रोल डीजल यदि जीएसटी के अंदर में आ जाएंगे तो निश्चय इसका रेट कम हो जाएगा और आम जनता को एक राहत मिल जाएगी। समझ गए? बल्कि इसको जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको आपस में विचार करके यदि इस पर वो एक सहमति बना लेते हैं तो इससे बढ़िया देश की जनता के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। जैसा भी या तो सीधा कहिए कि जवाब नहीं है आपके पास। आप कह रहे हैं कि तो आने वाले समय में आप कर देंगे। हमें नहीं पता जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अब कब होगी, लेकिन जब हुई तब भी आपने कोई जवाब नहीं दिया इस पर। और अब आप कह रहे हैं कि सभी को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। या तो आप ये बात ही मत कहा करिए फिर कि जीएसटी के अंडर लेकर आओ। दोहरी राजनीति मत करिए, दो तरह की बातें मत करिए। देखिए यदि ये जीएसटी के अधीन आ जाता है पेट्रोल डीजल तो इससे राहत सब आदमी को मिलेंगे, हमको भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे और हमारे अगर जो विपक्षी लोग हैं तो अगर आ ही जाता है, राहत मिलती है तो आप इसका मतलब आप जनता को राहत नहीं देना चाहते जो आपने विरोध में वोट किया? नहीं, इनके पास मुद्दा जी, जनता को राहत अगर दिलवा देंगे तो फिर मुद्दा खत्म हो जाएगा। बीजेपी उस मुद्दे पे काम कर लेगी। तो मुद्दा मतलब चाहे जनता भाड़ में जाए, चाहे जनता का जो भी हो, मुद्दा जिंदा रहना चाहिए, मुद्दा बरकरार होना चाहिए। बिल्कुल, और यही तो लग रहा है इनकी बातों से। और ये बात तो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई स्पष्ट कारण नहीं है हमने विरोध में क्यों वोट किया। पाठक साहब देखिए, अभी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर बढ़ती पेट्रोलियम पदार्थ है तो उसको कैसे काबू पाया जाए, सरकार के पास क्या विकल्प है। और वही कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े धुरंधर हैं, आखिर क्यों नहीं सरकार को कहते हैं कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए। विपक्ष सरकार को घेर रही है, लेकिन क्यों नहीं विपक्ष आगे कहती है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए और इस पे हम समस्या की छुटकारा के लिए हम बातें करेंगे। तो ये जो बढ़ती पेट्रोलियम पदार्थ की जो महंगाई झेल रही है, पूरा विश्व झेल रहा है, उसमें हमारा भी देश है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है मुस्कान जी, कि जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोलियम पदार्थ पे वो बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा है, उसका जो एक प्रतिशत है वो ज्यादा है। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो अगर आज सपोज दिल्ली में 106 रुपए पेट्रोल है तो 35 से 40 रुपया उसमें एक्साइज ड्यूटी का पार्ट होता है, फिर सरकार का टैक्स होता है। तो वो सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार को चाहिए कि सर्वदलीय बैठक बुला के उस एक्साइज ड्यूटी में कम करे, क्योंकि देखिए मार्च के महीने में जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन सरकार के पास हुआ है, 1.42 लाख करोड़ हुआ है। और ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए कम। अब 80,000 करोड़ का जो इन्होंने बजट किया, वो जो अंत्योदय योजना जो चला रखे हैं, जो गरीबों को अन्न मिल रहा है, उसके लिए भी तो बजट चाहिए। तो रिकॉर्ड कलेक्शन जीएसटी का हो रहा है, यानी कि बिजनेस हो रही है, तभी जीएसटी आ रहे हैं। और इसमें अगर सरकार कर लेगी, और दूसरी बात क्या है कि अभी तक हमारे यहाँ की जो ये है सप्लाई चेन है, वो 2019 जो कोरोना से पहले की स्थिति थी वहां तक नहीं पहुंच पाई है।
तो अगर सरकार बैठ के बातें करेंगी, सभी राज्य सरकार को आना चाहिए और सभी विपक्षी पार्टियों को, और अगर इससे एक्साइज ड्यूटी पर बात बन जाए तो इसका असर देखने को मिलेगा। इसका असर क्या देखने को मिलेगा कि उत्पाद शुल्क में अगर कटौती होगी तो इससे मुद्रा स्थिति पे दबाव कम होगा। दबाव कम होगा तो क्या होगा, नतीजन जो है मांग बढ़ेगी। अगर मांग बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि मांग बढ़ रही है तो कंपनियां प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगी, तो उसको बनाने के लिए रोजगार कम हो गए थे कोरोना के कारण, वो वापस लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे हमारा जो आर्थिक वृद्धि है उसमें तेजी होगी। तो मौजूदा गवर्नमेंट को अब इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे दूसरे डेवलपमेंट कार्य हैं, ये पेट्रोल डीजल पे जो हम एक्साइज ड्यूटी लेते हैं उससे हमारे दूसरे डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं। इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मुस्कान जी आप न्यूज में मतलब एंकर हो और आपको भी पता होगा और आपने भी ये हेडलाइन पढ़ा होगा कि बिल गेट्स जो विश्व का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वैक्सीन का वो हेड है, मतलब वही कंट्रोल करके बैठा है, उसने हमारे भारत के जो ये कोरोना का जो वैक्सीनेशन का जो नेटवर्क हुआ उसकी तारीफ की। और जो ये पश्चिमी देश है ये अचंभित हो गए और साथ ही साथ ये मतलब गुस्सा हो गया भारत से कि आखिर इसने कैसे वैक्सीन बना लिया, क्योंकि जो सारा वैक्सीन का पैसा तो पश्चिमी देशों को जाता अगर वो डेवलप करते तो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र में कार्य करके भारत को विश्व पटल पे भी ला दिया और हमारे देश के लोगों को भी जान माल की अपार क्षति होने से बचाया। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि वो भी चीजें हो रही हैं, लेकिन आम जनता को तो बस महंगाई से राहत चाहिए। नहीं देखिए, वो तो राहत तो चाहिए ही महंगाई से पाठक साहब, क्योंकि आमदनी नहीं बढ़ रही है अब अभी आम जनता की। कोरोना काल में हमने देखा कितने लोगों की नौकरियां गई है और बेरोजगारी दर कितनी बढ़ी है, उसके भी आंकड़े हमने देखे। तो आमदनी नहीं है तो आम जनता तो राहत चाहेगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात है। उसके लिए मैं वही बार बार कह रहा हूं ना कि केंद्र सरकार के साथ साथ सारे राज्य सरकारों को भी आना चाहिए। विपक्षी पार्टी राजनीति करने की बजाय केंद्र सरकार को कहे कि आप सब दलीय बैठक बुलाइए, पेट्रोलियम पदार्थ पे जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम करने के लिए बातें करें सब मिलके। भाई 18 राज्यों में ही मुस्कान जी बीजेपी और एनडीए का शासन है ना, बाकी के 10 राज्यों में तो विपक्षी पार्टियां हैं कि नहीं है। बिल्कुल, सभी विपक्षी पार्टी को एकजुट होना होगा, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो तो कुछ कर ही नहीं रही है इस पर। कांग्रेस जो है वो तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है, ना तो प्रदर्शन हो रहे हैं और ना ही कोई सर्वदलीय बैठक की मांग हो रही है। झा साहब जी मैडम जी, हेलो जी, बात रखें अपनी। नहीं, ये विचार तो अच्छा है कि सर्वदलीय बैठक में हो, समझ गए, और थोड़ी देर के लिए पार्टी या दलगत भावना से हट करके यदि हर एक दल ये सोचे कि जो आम जनता है उसका भलाई हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक मंच पर बैठकर इस तरीके के भाषण देना बहुत आसान होता है झा साहब, लेकिन अगर आप सरकार से कोई मांग ही नहीं करेंगे, अगर सरकार नहीं कर रही है केंद्र सरकार, तो आपको मांग करनी चाहिए। विपक्ष में काम क्या है आपका? कुछ नहीं हो रहा है, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। राहुल आनंद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। झा साहब देखिए मुस्कान जी, विपक्ष जो आजकल है वो नतमस्तक हो गया है अपने गांधी परिवार के ही पास, और गांधी परिवार में जो भी शीर्ष नेतृत्व करने वाले जो भी लोग हैं वो बस एकला चल की भाषा समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई जो बात कर रहे थे झा जी कि अगर कोई मुखर रहता है, अगर या कोई किसी का विरोध करता है आकर तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ने लगते हैं या चैनल वालों के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि आज एएनबी चैनल जो जिसपे हम लोग आज मुखातिब हैं दूसरे से, तो ये तो मुझे लगता है कि सरकार का विरोध सबसे ज्यादा करती है। और यही नहीं, और जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं और जो स्वतंत्र चीजें हैं, जो स्वतंत्र है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए। या कोई विपक्ष में बैठा या सत्ता पक्ष में बैठा, कहीं से अगर कोई चिंगारी लगती है तभी वो ईडी जाती है और वो छापा पड़ते हैं। और अभी तक जो भी छापे वगैरह पड़े हैं बस एक मुद्दा बना दिया जाता है। कुछ दिन पहले की मैं बात बताता हूँ कि महाराष्ट्र के जो गृह राज्य मंत्री थे जिनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा, और यही नहीं, जो शाहरुख खान जी के बेटे को जब पकड़ा गया तो उसके बाद जो
बार बार एक वहां के मंत्री का बयान आता था, इससे क्या प्रतीत होता था, वो ऐसे कर जाते थे जेल में जैसे कि वो एक युद्ध जीत के जा रहे हो। तो अगर इस प्रकार की मानसिकता रहेगी तो जाहिर सी बात है कि जब आप तभी आपके ऊपर ईडी के छापे पड़ते हैं, और ये ईडी के छापे पड़ने पे सबूत भी मिले हैं तभी जाकर पड़े। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बातें करने से, जो हम राम की बात करते हैं और बगल में रामपुरी भी रखते हैं, ये कांग्रेस की स्थिति आज के समय में हो गई है। आप आइए और आप सरकार का विरोध कीजिए और सरकार को नतमस्तक कीजिए कि आकर आपके सामने पेट्रोल जीएसटी में करें। हमने तो प्रस्ताव दिया है, आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करिए, और अगर भला होता है तो भला होना चाहिए। मैं भी एक आम आदमी हूँ और आम आदमी के नाते मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अगर भला हो सकता है तो पेट्रोल डीजल को खास करके जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सारी सरकारों को प्रयत्न करना चाहिए, और इसके क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जब जीएसटी का कलेक्शन लाखों करोड़ रुपए के आसपास आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि देश में विकास बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था की गति मिल रही है। तो जब वो नुकसान की भरपाई वहां से किया जा सकता है तो फिर इसको क्यों नहीं उसके दायरे में लाया जा सकता है? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसके ऊपर हम लोग दोबारा बैठें और बात कर इसके ऊपर हम लोग। लेकिन एक बात और है आनंद साहब, एक बात और भी है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में अगर आप बात कर रहे हैं जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लाया जाए जीएसटी के अंडर, आर्य पाठक साहब, अगर उसमें देखिए 18 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, बाकी 10 राज्यों में तो विपक्ष की सरकार है। अगर सिर्फ बीजेपी के ही राज्य चाहें तो ये पेट्रोल डीजल के अंडर आ सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन जी पाठक साहब बोलिए। लेकिन देखिए जीएसटी जो है ये बनाया ही गया था कि एक देश एक कानून, तो उसके लिए पूरे भारत वर्ष के राज्यों को एक सहमति आनी पड़ेगी, और ये सहमति नहीं बन पा रही है, इसीलिए अभी तक पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है जीएसटी में नहीं शामिल हुआ है। और देखिए सरकार के पास ऑप्शन, जैसे मैंने पहले बताया कि एक्साइज ड्यूटी में कमी करेगी तो वहां से राजस्व का जो हानि होगी। दूसरा ऑप्शन ये भी है सरकार के पास उस हानि को भरपाई करने के लिए और इस महंगाई को काबू करने के लिए कि जो उद्योगपति है, अगर हम देखें तो रिकॉर्ड 26% से भी ज्यादा उनके जो प्रॉफिट में इस कोरोना काल में वृद्धि हुई है, और उनको जो टैक्स रियायत दी गई थी कंपनियों को वो वापस लिया जाए और उनको एक अलग दर लगाया जाए, जिससे कि सरकार को जो एक तरफ से हानि होगी, अगर एक्साइज ड्यूटी कम करके तो इधर से भरपाई होगी तो देश सुचारू रूप से चलेगा। तो इसके लिए मतलब वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर एक पार्टी को राजनीति छोड़ के आगे आना पड़ेगा। लेकिन एक बात और भी है ना, एक बात और भी है पाठक साहब, देखिए अभी राहुल आनंद जी ने कहा कि जीएसटी के अंडर आना चाहिए पेट्रोल डीजल, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य होंगे उनका तो समर्थन में वोट गया। विपक्ष हर बार ये बात कहता है कि जीएसटी के अंडर जो है पेट्रोल डीजल को लाया जाए, यानी कि विपक्ष का भी समर्थन है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है ये समझ नहीं आ रहा। बीजेपी भी चाहती है और सारा विपक्ष चाहता है। देखिए विपक्ष का अगर समर्थन रहता है, एक सीधा एग्जाम्पल आप देखें जो मैंने पहले हमने देखा था नवंबर दिसंबर में के माह में जब एक्साइज ड्यूटी घटाई थी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, तो कितने विपक्षी राज्यों ने उसको घटाया। पंजाब में चूंकि आपने कहा घटा था और मैं भी कहता हूँ घटा था, ये पूरा रिकॉर्ड में है, लेकिन वही कांग्रेस शासित 2 प्रदेश, उधर ममता बनर्जी का देख लीजिए, बाकी के और राज्यों में देख लीजिए, दिल्ली की बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल, उसने भी काफी दिनों के बाद जाके वो टैक्स में कमी की है। तो कहाँ है विपक्षी दल, तो चाहते ही नहीं है कि इसको जीएसटी में लाया जाए, क्योंकि उनके भी राजस्व में कमी आ जाएगी। ठीक है, चलिए झा साहब, ठीक है पाठक साहब, झा साहब जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय की कमी मेरे पास है, जल्दी से बताइएगा आखिर क्या कारण है। देखिए विपक्ष पर तो ठिकरा छोड़ना उचित है नहीं, समझ गए? ये नहीं, विपक्ष पे कोई ठिकरा नहीं छोड़ा जा रहा है, विपक्ष भी जिम्मेदार है क्योंकि उसकी भी सरकार है कुछ राज्यों में, माननीय झा साहब। जी जी जी, विपक्ष कमजोर है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? जब इसकी संख्या कम है, विपक्ष पर कुछ नहीं, आप तो सरकार चलाते हैं, आप इस पर अध्ययन करिए। इसका मतलब तो विपक्ष को कुछ करना ही नहीं चाहिए, आप बैठे रहिए, आपके राज्य भी दे दीजिए बीजेपी को, बीजेपी चला लेगी, फिर विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा है। तो जो स्थिति ये लोग बना रहे हैं उसमें तो दूसरे, ठीक है, ये सिर्फ अपनी बातों से भागना होता है झा साहब, ये जिम्मेदारियों से भागने वाली बात होती है। जिम्मेदारी अगर समझे तो हर शख्स की जिम्मेदारी है इस देश में,
ठीक है, समय की कमी मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसी बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता सरकारों से जो भी उम्मीद कर रही है उस पर अभी पानी फिरता नजर आ रहा है। कोई भी उम्मीद इस बार खरी नहीं उतर पा रही है सरकार किसी भी उम्मीदों पर। अब देखना होगा कि महंगाई पर कब दोनों मत एक साथ होते हैं, दोनों पक्ष और विपक्ष एक साथ होते हैं और एक मत से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंडर लाया जाता है और महंगाई पर लगाम लगाई जाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एएनबी न्यूज। नमस्कार।